जय हिंद फ्रेंड्स, भारत समाचार के इस शो अवधनामा में आपका स्वागत है। 1707 औरंगजेब की मृत्यु। इतिहास इस साल को एक विभाजन वर्ष भी मानता है। हालांकि विभाजन का कोई फिक्स नियम नहीं है। बहुत सारे इतिहासकार 1707 से आधुनिक युग की शुरुआत मानते हैं। बहुत सारे इतिहासकार 1757 से आधुनिक युग की शुरुआत मानते हैं। तो यह कोई फिक्स नहीं है, लेकिन 1707 औरंगजेब की मृत्यु और भारत के मध्यकाल का सूर्यास्त होने की शुरुआत। लेकिन इससे पहले कि हम इस कहानी को शुरू करें, मैं आपको इस प्रोग्राम के नारे की याद दिला देता हूं। पढ़ो क्योंकि सीखना है, सीखो क्योंकि समझना है, समझो क्योंकि उन्नति करना है। और पिछले एपिसोड में मैंने आपको जो मॉडल दिया है, रैंचो मॉडल, इस रैंचो मॉडल को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। यह रैंचो मॉडल 3 इडियट फिल्म से लिया गया है और जबरदस्त मॉडल। शिक्षा मतलब ऑब्जर्वेशन का विकास, देखने की। यहां से हिंदुओं ने बड़ा महत्व दिया तीसरी आंख पर। मैं काफी समय तक विचलित रहा कि यार, ये शंकर जी की फोटो में तीसरी आंख, जिसकी तीसरी आंख खुली वो भगवान। इन दोनों आंखों से दृश्य दिखाई पड़ता है, जो विजिबल है वो दिखाई पड़ता है, बाहर दिखाई पड़ता है, दुनिया दिखाई पड़ती है। लेकिन ये जो आंख है, इससे अदृश्य दिखाई पड़ता है, भविष्य दिखाई पड़ता है। आज्ञा चक्र कहा इसको अध्यात्म ने। बहुत शक्तिशाली चक्र, एक दिन इस पर चर्चा करूंगा। लेकिन आज जो हमारा विषय है वो ये है कि औरंगजेब से मध्यकाल के सूर्य के अस्त होने की शुरुआत, औरंगजेब की मृत्यु से। अब 1707 यानी 18वीं शताब्दी, 18th सेंचुरी। 15th सेंचुरी से यूरोपियंस भारत में आ चुके थे। 15वीं शताब्दी से यूरोपियंस और भारतीयों का सीधा संबंध तो शुरू से है। लेकिन ये जो संबंध है, इसके बीच में कुछ मिडिल मैन रहे, बिचौलिया। प्राचीन काल का बिचौलिया कौन? रोमन एम्पायर, फिर बैजेंटाइन एम्पायर, फिर ऑटोमन एम्पायर। ये सब बिचौलिए। 15th सेंचुरी में एक बड़ी जबरदस्त घटना घटी, पूरी दुनिया के इतिहास को बदल दिया उसने। जब मैं आधुनिक विश्व के इतिहास की चर्चा करूंगा, वहां बताऊंगा कि वो घटनाएं, विस्तृत रूप से उन घटनाओं को आपको समझाऊंगा। लेकिन आज मैं उसको थोड़ा संक्षेप में ही कहता हूं। 1453 में एक घटना घटी, बड़ी इंपॉर्टेंट ईयर है। इतिहास में ईयरों का बड़ा महत्व है और उन्हें रटना नहीं पड़ता, जरूरत ही नहीं है। 1453 विश्व इतिहास का एक महत्वपूर्ण साल है। तुर्कों का कॉन्स्टेंटिनोपल, हिंदी में कंस्तंतुनिया कहते हैं लोग, उस पर कब्जा हो गया। आज का इस्तांबुल। 2 दरवाजे इस्तांबुल के, एक एशिया में खुलता है, एक यूरोप में खुलता है। तुर्कों का कब्जा हो गया, टर्क्स यानी मुस्लिम्स। अब जब टर्क्स का कब्जा हुआ मुस्लिम्स का, इन्होंने क्या किया? टर्क्स ने संभवतः धन के उत्साह में, उत्साह बहुत अच्छा, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा, ओवर कॉन्फिडेंस। कुछ लोगों को है एक नशा कि पूरी दुनिया को एक धर्म में रंगना है। आप सोच के देखो, अगर एक बगीचे में सिर्फ एक तरह के फूल है, बगीचा नीरस हो जाएगा। ये दुनिया एक बगीचा है और यहां कई तरह के फूल हैं। ऐसे इस दुनिया में कई धर्म हैं, सब अपनी अपनी जगह एक फूल है। ईसाईयत, इस्लाम, हिंदुइज्म, सिखिज्म, इनमें समस्या नहीं है, इनमें चुनौती है। चुनौती क्या है? इनको समझना।
क्योंकि यह तत्व ज्ञान है, मेटाफिजिक्स। जो शब्द सुनाई पड़ते हैं उनका गहराई में कुछ और अर्थ होता है। बड़ी अजीब सी बात है, अबूझ पहेली है। धार्मिक जो किताबें हैं, अब भीम जो है एक आम आदमी के लिए महाभारत के पात्र है, लेकिन जो ध्यानी है उसके लिए भीम भाव स्वरूप है। आप पढ़िए यथार्थ गीता, तत्व का ज्ञान का इतना बढ़िया विश्लेषण। अर्जुन, अनुराग, यही तो धर्म की समस्या है। धर्म की जो व्याख्या होती है उसको दो लोग करते हैं, एक पुरोहित करता है, पुरोहित, और एक संत करते हैं। और जब आप दोनों की व्याख्या सुने तो जमीन आसमान का फर्क है। किसी भी धार्मिक किताब की व्याख्या वही आदमी अच्छी कर सकता है जिसकी ये नेत्र खुले हो। अब आर्य का मतलब सामान्य व्यक्ति के लिए क्या है? ऊंची जाति का आदमी। लेकिन तत्वज्ञानी का मतलब श्रेष्ठ, जाति नहीं। इसी ने इस दुनिया में सारी कंफ्यूजन पैदा कर रखा। धर्म युद्ध, जिहाद, क्रुसेड, इन शब्दों का अर्थ जब तत्वज्ञान के रूप से आप समझोगे एक अलग ही अर्थ है, लेकिन जब दुनियावी रूप से आप समझोगे तो एक अलग अर्थ है। एक सामान्य मुसलमान से आप पूछोगे जिहाद का मतलब, कहेगा नॉन मुस्लिमों को मारना। लेकिन संत से पूछोगे, मुसलमान संत से पूछोगे, कहेगा अपने इंद्रियों पर विजय, लड़ाई चल रही है। कितने लोग जीवन में देखो, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, खासकर अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हैं, डायबिटीज का रोग की कोई इलाज नहीं है, बस एक इलाज है, ध्यान। क्योंकि भूख आप परेशान नहीं करती, आपको क्रेविंग परेशान करती है। एक खाना आपके पेट को चाहिए और दूसरा खाना आपके मन को चाहिए। आप ट्राई करके देखिए, सामान्य सा सलाद वलाद खाइए, पेट भर गया आपका, और फिर जो चीजें आपको पसंद है उनको सामने रख दीजिए, मन नहीं भरा होगा, फिर लपकेंगे खाने के लिए। शुगर की बीमारी क्रेविंग से बचने की बीमारी है, क्रेविंग। और क्रेविंग से बाहर आपको सिर्फ ध्यान निकाल सकता है, बाकी कोई नहीं। इसीलिए आज तक दुनिया में कोई शुगर की दवाई नहीं बना पाया। सब चिल्ला रहे हैं, ये कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, फलाना कर देंगे, कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये ध्यान की बीमारी है। इसमें भूख से नहीं लड़ना है। भैया 1 किलो खीरा खा लो, पेट नहीं भरेगा। कच्चा चना खाने से पेट नहीं भरेगा। भुना हुआ चना खाने से पेट नहीं भरेगा, क्रेविंग नहीं भरेगी। डायबिटीज की सारी लड़ाई क्रेविंग की लड़ाई है। तो दुनिया दो नजर से देखी जाती है, एक पुरोहित के नजर से, सारे धर्म के पुरोहित है, और एक संत की नजर से। 1453 में तुर्कों ने कब्जा कर लिया कॉन्स्टेंटिनोपल पर। अब ये मिडिलमैन पूरब और पश्चिम के बीच, एशिया और यूरोप के बीच, और यूरोप का आदमी पूरब के बिना रह नहीं सकता, मैं आपको बता चुका हूं। मसाला और रेशम, स्पाइसेस एंड सिल्क। अब जब भी दुनिया में किसी को पता चलता है कि आप उसके बिना रह नहीं सकते, ये काम कभी करिएगा मत। मेरी कुछ बातें तो जीवन में आप जरूर मानिए। उसमें से एक बात यह है, कभी जीवन में किसी को यह पता मत चलने दीजिए कि आप उसके बिना रह नहीं सकते। अगर ऐसा है भी तो दिखाइए मत, क्योंकि सिर्फ 0.1% लोग इस दुनिया में हैं जो आपकी भावना का सम्मान करेंगे, बाकी शोषण करेंगे, शोषण। बहुत लोगों को मैंने देखा
कि एक बेटे थे, माँ बाप का बड़ा शोषण किया, ये नहीं लाओगे हम यहां चले आएंगे, ये नहीं करोगे हम ऐसा कर लेंगे, ये मत दिखाइए। अब तुर्कों को यह पता था कि पश्चिम पूरब के बिना नहीं रह सकता, तो उन्होंने पश्चिम के लोगों के सामने चुनौतियां खड़ी करनी शुरू कर दी। जो एसेंशियल गुड्स थे, जैसे मसाला है, रेशम है, इसके दाम बढ़ा दिए वॉलंटरली, स्वेच्छा से। अब कल भारत में 600 लीटर पेट्रोल मिलने लगे। सरकार से पूछा जाए क्यों, बोले मन कर रहा है। दाम इकोनॉमी में प्राइस मैकेनिज्म है, चीजें जुड़ी हुई हैं। प्राइस बढ़ेगा तो उसके पीछे कारण होगा। स्वेच्छा से 10 रुपए की काली मिर्च 1000 रुपए किलो, यूरोप के लोग तो परेशान हो गए। और जीवन में जैसे चुनौती आएगी, बहुत लोग भागते हैं इस जीवन में। मैं तो देखता हूं जब लोग हाथ वाथ दिखाते हैं और किसी ने अगर यह कह दिया कि बड़ा जीवन में संघर्ष है, 90% तुरंत तो ठंडी पड़ जाती शरीर कि अरे संघर्ष बहुत है। संघर्ष सिर्फ राजाओं की जिंदगी में होता है, चपरासियों की जिंदगी में नहीं होता। जहां चुनौती है वहां संघर्ष है, और चुनौती सिर्फ राजा के सामने है। और जितने लोग चुनौती और संघर्ष से भाग रहे हैं वो कुछ नहीं कर पाएंगे, उनका पूरा जीवन कष्टकारी होगा, क्योंकि वो ऐसी चीज से भाग रहे हैं जिससे कोई भाग ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। भगवान राम नहीं भाग पाए, भगवान कृष्ण नहीं भाग पाए। जब भगवान नहीं भाग पाए इंसान, तो जहां चुनौती आएगी वहां संघर्ष शुरू होगा। अब पश्चिम के लोग पूर्व के बिना जी नहीं सकते। तुर्कों ने क्या किया, चुनौती खड़ी कर दी। एसेंशियल गुड्स का स्वेच्छा से वॉलंटरली दाम बढ़ाने लगे, पश्चिमी यूरोप के लोगों को परेशान करने लगे। तो यहीं पर पश्चिम में एक नई चीज की शुरुआत हुई, रेनेसांस। बड़ा प्यारा वर्ड है। जब मैं आधुनिक विश्व के इतिहास पर आऊंगा, मैं विस्तृत इस शब्द पे चर्चा करूंगा। रेनेसांस यानी रीबर्थ। किसका? रैशनलिज्म का। भैया आप शंकर जी के भक्त हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम आप ये तो पता करो कि भारतीय संस्कृति में शंकर जी का क्या महत्व है। और अगर ये हमारे देश के लोग पता करके पूजा कर, हम पूजा कब करते हैं? जब किसी से कुछ सीखते हैं और उससे हमारे जीवन में परिवर्तन आता है, तब हम उसकी पूजा करते हैं, उसका पैर छूते हैं। आईएएस की तैयारी कर रहे हो, किसी टीचर ने 4 सूत्र बता दिया, आईएएस बन गए, तो उसका पैर नहीं छुओगे? हनुमान जी की पूजा जो आदमी कर रहे हैं, वो कम से कम हनुमान जी से एक चीज तो सीख ले, ध्यान। राम रसायन तुम्हारे पासा। हनुमान जी के पास क्या है? राम रूपी रसायन। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारा भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित न धरई, और कोई देवता चित में नहीं आएगा। सिर्फ एक देवता, चैतन्य राम। पूजा तुम उसकी करते हो जो तुम्हारा जीवन परिवर्तित कर दे। यही तो है रैशनलिज्म। भगवान शंकर किसके प्रतीक हैं? योग और ध्यान के। और जो योग और ध्यान करेगा और तीसरी आंख खुली, वो भगवान, वो गरीब हो सकता है। ज्ञान का मुल्क, इसीलिए तो ये देश कभी पैसे के पीछे नहीं भागा। आज देखो इस मुल्क की हालत, भाई भाई से लड़ रहा है, पड़ोसी पड़ोसी से लड़ रहा है। राम राज्य, ध्यान का राज्य, चेतना का राज्य। और जिस दिन 90% लोग चेतना पर आ गए, ये देश स्वर्ग बन जाएगा, स्वर्ग।
जब भी हमको रोल्स रॉयस मिलेगी हम मारुति 800 छोड़ देंगे, नियम है। तो पश्चिम में 1453 के बाद हुआ रेनेसांस की बुद्धि, रैशनलिज्म, सेंस ऑफ इंक्वायरी। ये क्यों कर रहे हैं? शंकर जी की पूजा क्यों कर रहे हैं? हनुमान जी की पूजा क्यों कर रहे हैं? क्यों करना चाहिए? छोड़ना नहीं। कुछ लोग कहते हैं पढ़ लिख लोग हैं, जो लोग पढ़ लेते हैं उनका दिमाग खराब हो जाता है, वो धर्म छोड़ देते हैं, संस्कृति छोड़ देते हैं। वो पागल हैं। विवेकानंद जी इतने पढ़े लिखे हैं, कहां धर्म और संस्कृति छोड़ दी? क्योंकि समझ में आई। बोले मॉडर्न है, दारू पीते हैं भैया, और किसी दिन लोग नाली का पानी पीने लगे मॉडर्न वाले, तब क्या करोगे? तुम भी पियोगे? रीबर्थ ऑफ रैशनलिज्म। और रैशनलिज्म ने किसको बढ़ावा दिया? सेंस ऑफ इंक्वायरी को, कि हम पता करेंगे ये किस लिए। आधुनिक होने का मतलब संस्कृति का त्याग नहीं, आधुनिक होने का मतलब धर्म का त्याग नहीं। बहुत बड़ी चीजें हैं। मूढ़ता, फुलिशनेस इन चीजों का त्याग करती है। अंदर जाओ। मैंने कहा ना, भगवान शंकर योग और ध्यान के प्रतीक, तीसरी आंख के सूचक। कुबेर उनके इशारे पे काम करता है, इशारे पे। कामदेव को जला देते हैं। तुमको धन की तलाश है ना, शंकर जी तुम्हारे आदर्श होने चाहिए। कुबेर इशारे पे, कुबेर को बुला लिया, चलो मेरी पत्नी के लिए महल बनाओ। कामदेव जला दिया। जैसे तुमको छेड़ रहा है। प्रेमानंद महाराज जी से किसी ने क्वेश्चन पूछा कि बाबा हमको काम वासना परेशान कर रही, करेगी ही। जिसकी तीसरी आंख नहीं खुली है उससे काम वासना डरेगी क्यों? शंकर जी से डरेगी क्योंकि तीसरी आंख खुली है ना। जो दो तुम्हारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है, वासना और काम वासना। वासना किसका? धन का। और काम वासना स्त्री या पुरुष का। देखो शंकर जी ने कैसे गुलाम बनाकर रखा है। कामदेव को ही जला दिया। आया इनको भी छेड़ रहा था, तीसरी आंख खोल दिया, भस्म। भारत के आदमी को यह सब परेशान ही नहीं कर सकता, खासकर वो जो भगवान शंकर का उपासक है। इस देश में गरीबी होनी चाहिए, इस देश में अशिक्षा होनी चाहिए, इतना महान देश है ये। तो पुनर्जागरण पैदा हुआ 15वीं शताब्दी। अब देखो 15वीं शताब्दी में क्या क्या हुआ। 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल पर तुर्कों का कब्जा हो गया। 15th सेंचुरी मतलब 1453 से ही यूरोप में पुनर्जागरण की शुरुआत। पश्चिमी यूरोप में पुनर्जागरण यानी रैशनलिज्म, सेंस ऑफ इंक्वायरी। हम पता करेंगे, हमारी बाइबल में जो लिखा है वो पता करेंगे, हमारे धर्म ग्रंथों में जो लिखा है उस पर इंक्वायरी करेंगे। अब सिर्फ मानेंगे नहीं, अब सिर्फ ये नहीं मानेंगे जो सतबार पाठ कर जो छूटे बंद महासुख होई। अब ये पता करेंगे कि 100 बार पढ़ने पर बंद छूटेगा कैसे। वो किताब गलत थोड़ी है, वो लाइन गलत थोड़ी है, उसको तरीके से इंप्लीमेंट करना है। ये है रेनेसांस। हनुमान चालीसा की लाइन है, जो 7 बार पाठ कर जोई, जो 100 बार पाठ कर लेगा छूटे बंध, सारे बंधन छूट जाएंगे, महासुख में चला जाएगा। इसका सूत्र दिया हुआ है उसमें। और सूत्र का पहला सिद्धांत है, गुरु खोज लो सिर गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वही इस पूरे सूत्र को डिकोड करेगा। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा। यह है पुनर्जागरण जो इस भारत में भी अब होना चाहिए। उठाओ हनुमान चालीसा, किसी अच्छे संत महात्मा के पास जाओ कि गुरुजी इसको कैसे डिकोड करवा दीजिए महाराज, और फिर देखो साल भर में तुम्हारी जिंदगी कैसे हो जाती है। हम सब ने पशु के रूप में जन्म लिया, बस अपने राम को पकड़ना है। हम सब ने जो भी इंद्रियों पे जी रहा है वो पशु के स्थल पे जी रहा है, और हम सबको अपने अपने राम को पकड़ना है। और जैसे हम अपने राम को पकड़े, हम भी हनुमान हो गए। मान अपमान से ऊपर जो चला गया वही हनुमान।
ये है रैशनलिज्म का मतलब। रैशनलिज्म का मतलब धर्म छोड़ना नहीं है। सेंस ऑफ इंक्वायरी बढ़ी, यूरोप में सेंस ऑफ इंक्वायरी बढ़ी, हम पता करेंगे इसका मतलब क्या होता है। बाइबल में लिखा है कि धरती फ्लैट है, समंदर में जाओगे उस पार चले जाओगे, गिर जाओगे नीचे। यूरोपियों ने कहा हम जाएंगे, तो कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा, रेनेसांस, और इन सबका परिणाम रहा भौगोलिक खोजें, ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज। स्पेन और पुर्तगाल, हेनरी द नेविगेटर, नाम लिखो हेनरी द नेविगेटर, गूगल पे डाल के पढ़ो इसके बारे में। स्पेन और पुर्तगाल पायनियर बने, अग्रणी बने, किसमें? ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज में। अब देखो 1453, 1492, 1498, क्या संबंध है 3 वर्षों का। अब अगर तुमसे इंटरव्यू बोर्ड में पूछ ले कि बाबूजी ये बताइए 15वीं शताब्दी में भौगोलिक खोजें क्यों शुरू हुई, ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज क्यों, तो कहना साहब नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन साहब, आवश्यकता आविष्कार की जननी है साहब। बोले आवश्यकता आविष्कार की जननी? बोले हाँ साहब। बोले कौन सी आवश्यकता पड़ गई? बोले साहब 1453 कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा। यूरोप के सामने जीवित रहने की चुनौती, और चुनौती से संघर्ष की शुरुआत। रेनेसांस की कोख से पैदा हुआ ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज। पढ़ो यार, कुछ भी करना हो, दुकान चलाना हो तो पढ़ो, खेलना है तो पढ़ो, युद्ध करना है तो पढ़ो, गैंग चलानी है तो पढ़ो, करो कुछ भी, लेकिन पढ़ो जरूर। क्या होगा? पढ़ोगे तो सीखोगे, सीखोगे तो समझोगे, और जब समझोगे तो महान बनोगे। रिक्शा वाला सबको टाइम देने को तैयार है, सबको। कांस्टेबल अगर आकर रिक्शा वाले से कहते खाली हो, 1 घंटा जरा सड़क पे झाड़ू लगाना है, जी बाबूजी लगा देंगे। लेकिन देश का प्रधानमंत्री से कोई टाइम लेकर दिखाए, तुम अगर सबको समय दे रहे हो तो तुम भिखमंगे हो। ये देखना है, यही तो ऑब्जर्वेशन की क्षमता है। कबीर कभी पढ़े नहीं। शक्तिशाली कौन? जिसकी ऑब्जर्वेशन की क्षमता बढ़ जाए। रैंचो मॉडल, इसी को तो मैं कहता हूं। यूपी में रहते हो, तमिलनाडु में बिजनेस करने जा रहे हो, तो वहां के किसी शक्तिशाली आदमी से रिलेशन बना लो। यही तो है अकबर की राजपूत पॉलिसी। और औरंगजेब की तरह वहां के किसी शक्तिशाली आदमी से दुश्मनी कर लोगे, मिट्टी में मिला देगा। रैंचो मॉडल, ऑब्जर्वेशन की क्षमता का विकास। रटना नहीं है। कबीर तो पढ़े ही नहीं, लेकिन ऑब्जर्वेशन क्षमता बहुत ज्यादा है। इसलिए मैं सारे मां बाप से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सारे शिक्षकों को से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अब शिक्षा में ऑब्जर्वेशन की क्षमता बढ़ाने पर ध्यान दिया जाए, परसेंटेज बढ़ाने पर नहीं। भौगोलिक खोजें किसकी कोख से पैदा हुई? रेनेसांस की कोख से। अब पूरब का रास्ता खोजना है। सिर्फ 1492 कोलंबस निकला, पहुंच गया अमेरिका। नई दुनिया, जहां तुम आज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका देखते हो, उसकी कहानी सुनाऊंगा, मस्त हो जाओगे। स्लम एरिया से शुरू हुआ देश आज सुपर पावर है। 1787 स्लम एरिया, 1997 सुपर पावर। क्वेश्चन मार्क लगा लो, एक लाइन लिखो, 1787 स्लम एरिया, 13 बस्तियां, और 1997 सुपर पावर। क्वेश्चन मार्क लगा लो, मन में क्यूरियोसिटी पैदा करो कि कैसे बाबूजी, जैसे टॉपरों को ढूंढते हो ना कि पता कर लूं कि तुम टॉपर कैसे बने, ऐसे इस भारत को अगर महान बनाना है तो यह पता करना है कि अमेरिका स्लम एरिया से टॉपर कैसे बन गया। एक दूसरा आदमी निकला 1498 में, वास्को डगामा। ये
आधुनिक भारत के निर्माण में प्रथम योगदान वास्को डी गामा। खोजने निकला भारत को, चलते 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 कई दिन बीत गए। लोगों ने कहा ये पागल बना रहा, मार डालेगा। बोले फेंक दो उसको उठा के समंदर में। तब तक पहुंचा केप ऑफ गुड होप, साउथ अफ्रीका का जो टिप है वहां पहुंचा। वहां इसको एक व्यापारी मिल गया, अब्दुल माजिद। उसने कहा साहब हमको रास्ता पता है साहब। बोले ले चलो। और 1498 में ये पहुंचा कालीकट, सैमरिन का कालीकट। पर वहीं से 1498 पश्चिम का पूरब से सीधा संबंध, भारत के एक नए युग की शुरुआत 1498, 1498। पश्चिम का पूरब से सीधा संबंध। अब पश्चिम और पूरब के बीच जो व्यापार होता था उसमें बिचौलिए भी कुछ धन खाते थे, कुछ कमीशन वो भी खाते थे, मिडिल ईस्ट वाले भी खाते थे। अब सीधा अब बहेगा भारत में सोना और चांदी। कहां दिखाई पड़ेगा? लाल किले में। आदमी की संपत्ति कहां दिखाई पड़ती है? उसके मकान में। अब सोना बहेगा, चांदी बहेगी, कहां दिखाई पड़ेगी? लाल किले में। कहां दिखाई पड़ेगी? ताजमहल में। और जहां से पैसा बहेगा, जिस आदमी की वजह से पैसा बहेगा, उसको आप गले लगाएंगे। आप बहुत गौर से अपने जीवन को देखो। आप सिर्फ उन्हीं लोगों को एंटरटेन, आप मतलब हम सब उन्हीं लोगों को एंटरटेन करना चाहते हैं जिनसे फायदा हो रहा हो। जिनसे फायदा ना ही होता, उनको जो आदमी एंटरटेन कर रहा है वो तो भगवान है। और या तो बेवकूफ है। दोनों हो सकता है। बिना फायदे के अगर किसी को एंटरटेन कर रहा है तो दोनों हो सकता है। बेवकूफ भी हो सकता है, भगवान भी हो सकता है। पोर्चुगीज पहुंचे भारत, वास्को डी गामा लौट कर गया। जो सामान यहां से लेकर गया 60 गुना ज्यादा प्रॉफिट मिला, 60 टाइम्स। पश्चिम में तो आग लग गई। पुर्तगाली, स्पेनी, डच, अंग्रेज, फ्रेंच सब भागे। बबलू भैया सब पकड़े जहाज, कूद कूद के अटलांटिक में भागे कि भारत चलो। वो भारत के राजाओं को धन मिल रहा था। ये सब पश्चिम के व्यापारी सोना चांदी लेकर आ रहे थे। लेकिन एक बात इनको शुरू से पता थी कि पॉलिटी इज द गार्जियन ऑफ इकोनॉमी। ये अगर तुम समझ गए तो ये देश अगले 10 साल में सुपर पावर। इस देश में नेता कैसा होना चाहिए? राम मनोहर लोहिया की तरह। लेकिन इस देश के नेताओं का तभी अच्छे होंगे जब इस देश की जनता अच्छी होगी। इस देश के नेता बुरे नहीं है, बिल्कुल बुरे नहीं है। और ना इस देश की ब्यूरोक्रेसी बुरी है। इस देश की सबसे बड़ी समस्या इस देश की जनता। पैसा लेके वोट दे देगी, बोतल लेके वोट दे देगी, भावुक होके वोट दे देगी। और जहां तुम भावुक हुए वहां लुटे। तुम अपने जीवन में देखो, तुम अपने व्यक्तिगत जीवन में देखो, भावना का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। भैया औरंगजेब ने हमको बहुत सताया। अब नहीं है, अब नहीं है औरंगजेब। अब तुमको सता रही है अशिक्षा। अब कहां औरंगजेब की पूंछ पकड़ के बैठे हो? अब कहां है औरंगजेब? अब जो सामने चुनौतियां हैं, अब कौन तुम्हें सता रहा है? बेरोजगारी। और रोजगार देना सिर्फ सरकार का काम नहीं है। मैं इस पर भी बोलूंगा, रोजगार देना सिर्फ सरकार का काम नहीं है।
अच्छे खासे लड़के आते, सर हम फीस नहीं जमा कर सकते। कुछ काम कर लो। जिसको भी ये जो गरीब शब्द है ना, इसको हटा दो अपने जीवन से। गरीब सिर्फ एक ही आदमी है जो पागल है, जिसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। मैंने एक मजदूर को देखा अभी रिसेंटली, मैं उससे मिलने गया, उसके दोनों हाथ कटे हुए थे, फिर भी मजदूरी कर रहा था, तसला चला रहा था। ये जो गरीब शब्द के नाम पे सिंपैथी गेन कर रहे हो, उसको खत्म कर दो, नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में। जिसको भी लगता है कि मेरे मां बाप उच्च शिक्षा देने की स्थिति में नहीं है, वो आप किसी भी जाति धर्म के हो, कुछ सीख लीजिए, कुछ स्किल अपने हाथ में डेवलप कर लीजिए। मैंने 7 महीना बाहर में काम किया। कोई काम करना बुरा है? दिल्ली एक लड़का आया, मैंने उससे पूछा कितना महीना रुपया तुम्हारा खर्चा आ रहा है? कहा सर 6,000 रुपया। कोई बात नहीं, एटीएम में काम कर लो, 10-12 हजार सैलरी मिलेगी और रात भर एसी में बैठ के पढ़ोगे। कहा सर बहुत अच्छा राय दिया आपने। हमने कहा 10 सैलरी, 6 तुम्हारे घर से आ रहा, 16, और 2-3 हजार का इसे कमरा ले लो जहां सामान रख लो और सो सको, और लाइब्रेरी में बैठ के दिन में पढ़ो जितना पढ़ना है। तुम्हारा सपना है तो संघर्ष कौन करेगा? हम रामचंद्र जी जंगल में जाके घूमते कहते साहब गरीब आदमी है, साहब हम बहुत गरीब आदमी। ये गरीब शब्द इस देश से हटना चाहिए। तुम्हारे 2 हाथ हैं, 2 पैर है, दिमाग सही काम कर रहा है, कुछ स्किल डेवलप करो, संघर्ष करो, अपने मुकाम खुद बनाओ। डॉक्टर अंबेडकर एक पैटी खाते थे लाइब्रेरी में बैठकर, एक ऐसे ऐसे मेज पे सर रख लेते थे, एक पैटीज खाते थे और पानी पीते थे। किसी से कहा नहीं कि साहब गरीब है। जब पकड़े गए तब उन्होंने कहा, तब उन्होंने अपनी कहानी सुनाई लाइब्रेरियन को कि साहब मैं लंच ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए मैं बाहर नहीं जाता। तो लाइब्रेरियन ने कहा कि ठीक है, वैसे तो नियम है कि जो लाइब्रेरी का रूल तोड़ेगा उसको निकाल दिया जाएगा, लेकिन हम तुमको एक मौका और देंगे, पर एक ही कंडीशन है कि कल से दोपहर का खाना तुम मेरे साथ खाओगे। तभी तो ये सब कहावतें बनी, जहां चाह है वहां राह है। पॉलिटी इज द गार्जियन ऑफ इकोनॉमी। तुम गार्जियन अच्छा बनाओ यार, डॉक्टर अंबेडकर की तरह गार्जियन बनाओ, राम मनोहर लोहिया की तरह गार्जियन बनाओ, भगत सिंह की तरह गार्जियन बनाओ, गांधी की तरह गार्जियन बनाओ। अपने जात का नेता चुनो, अपने जात का, पर इतना शानदार आदमी हो ना कि तुम्हें गर्व हो उस आदमी पर। तुम चाहो कि तुम्हारा बेटा भी ऐसे ही बने। दलित नेता चाहते हो ना, अंबेडकर की तरह पढ़ा लिखा, दूसरों के बारे में सोचने वाला। इनको यह बात पता थी, विदेशी कंपनियों को, ये भारत आए, इनको पता थी कि यार अगर किसी मुल्क की राजनीति कब्जे में आ जाए तो व्यापार अपने आप कब्जे में आ जाएगा। इसलिए जैसे ये भारत में एंटर किए, वैसे इन्होंने राजनीतिक वर्चस्व बनाने का भी शुरुआत की, पॉलिटिकल डोमिनेंसी। आए तो ये ट्रेड करने, लेकिन ट्रेड के साथ साथ एक उद्देश्य इनका और था, पॉलिटिकल डोमिनेंसी। क्यों? क्योंकि पॉलिटी इज द गार्जियन ऑफ इकोनॉमी। सब क्यों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना चाहते हैं? 100 करोड़ खर्चा करेंगे और 5 साल में 1000 करोड़ कमा लेंगे। तभी तो गोलियां चलती, हत्या होती, बैंक क्लर्क के एग्जाम के लिए हत्या होती, कमाई ही नहीं है। चपरासी के पद के लिए कोई गोली चलती है, कमाई ही नहीं है। एक बुजुर्ग ट्रेन में सफर कर रहे थे, तो स्टेशन पे 5-6 लड़के चढ़े, मस्ती में थे। कंपार्टमेंट में वही 5-6 लड़के और ये बुजुर्ग। तो लड़कों को और मस्ती सूझी, बोले चेन खींच लो ट्रेन की। तो लड़कों ने कहा नहीं यार, ट्रेन की चेन मत खींचना, जुर्माना देना पड़ जाएगा। तो लड़कों ने कहा कितना जुर्माना? बोले 2000। अरे बोले आपस में मिला के इकट्ठा कर लेते हैं। तो 6 लड़के थे, तो 300 रुपया सब इकट्ठा किए और 1800 की 100 की 18 नोट इकट्ठा किए। इकट्ठा तो कर लिए, एक लड़के को दिए रखने के लिए कि तुम रख लो, बाकी देखा जाएगा। लेकिन जब चेन खींचे तो उनकी नजर बुड्ढे पे चली गई। तो उन्होंने कहा अबे पैसा देने की क्या जरूरत है, कह देंगे बुढ़वा खींचा है।
पुलिस वाले आए, टीटी आया, पूछा चेन किसने खींची? लड़कों ने कहा साहब ये इस बुजुर्ग ने खींची। तो बुजुर्ग उनसे पहले गिड़गड़ा रहा था कि बेटा क्यों परेशान कर रहे हो, बुजुर्ग आदमी क्यों परेशान कर रहे हो? अरे मजा ले रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। जब टीटी और पुलिस वाले आए, लड़कों ने कहा बुड्ढे ने खींची। तो उस बुजुर्ग ने टीटी और पुलिस वालों से कहा कि साहब कि जब से चढ़े हैं ये 6 हैं, हम अकेले बुजुर्ग हैं, हम कुछ कर सकते हैं साहब? इन्होंने हमको मारा भी साहब, चेन भी खींची, हमारा 100 के 18 नोट थे साहब इस लड़के की जेब में साहब, निकाल के रख लिया साहब। और जब पुलिस वालों ने लड़के का जेब तलाशी ली तो 18 नोट 100 की निकली। अब तो सबूत मिल गया। सारे लड़के पकड़ लिए गए, अगले स्टेशन पे उतार लिए गए। जब लड़के उतरे कोच से तो बुढ़ा गेट पे खड़ा था। तो लड़कों ने पलट कर देखा तो उसने कहा ये बाल धूप में सफेद नहीं हुए। भगवान का देश भारत है, प्रीत जहां की रीत, सदा मैं गीत वहां के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। जब 0 दिया मेरे भारत ने तब दुनिया को गिनती आई, देता ना दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। और उस देश के युवा फटी हुई जीन्स पहन के टहल रहे। सिर्फ ये कहने से काम नहीं चलेगा कि साहब हमको साहब महमूद गजनी ने मारा, साहब हमको तैमूर ने मारा, साहब हमको नादिर शाह ने मारा, हमको अब्दाली ने मारा, हमको क्लाइव। सिर्फ ये कहने से काम चलेगा? तुम्हारे घर में कोई एक बार कूदेगा तो सुरक्षा व्यवस्था नहीं बनाओगे? कैसे हो यार तुम? इस देश के लोग इतनी बार मारे गए, आज तक सुरक्षा व्यवस्था ही नहीं बना पाए। आज तक एक ही नहीं हो पाए। राजनीति अर्थव्यवस्था की गार्जियन है, पॉलिटी इज द गार्जियन ऑफ इकोनॉमी। तो ये यूरोपियन जब भारत आए, इनको ये बात स्पष्ट थी कि बॉस यहां की राजनीति पर कब्जा करो। 1498 में पुर्तगाली भारत पहुंचे, 1510 गोवा पे कब्जा। देखो शुरुआत से ही राजनीतिक डोमिनेंसी बनाने की शुरुआत से ही 1510 गोवा पे कब्जा। 1636 में पुर्तगालियों ने एक और अटेम्प्ट किया, हुगली पर कब्जा करने की कोशिश की, गलती कर गए। शाहजहां बैठा हुआ था उत्तर भारत में। 1686 में अंग्रेजों ने हुगली पर कब्जा करने की कोशिश की। ठीक है, औरंगजेब परेशान था, चुनौतियों से जूझ रहा था, पर मरा हुआ नहीं था। पीटा उसने अंग्रेजों को। लेकिन ये तो बिजनेसमैन, और बिजनेसमैन को मतलब किससे? व्यापार से। जाके हाथ जोड़ लिए कि साहब पिंटुआ बदतमीजी किया था, हम तो साहब कुछ कर ही नहीं रहते साहब, यही गुड्डुआ साहब। और चूंकि ये सोना चांदी लेकर आ रहे थे, समंदर में मजबूत बहुत थे। अगर जमीन पर मुगल इनको रोकते तो ये समंदर में परेशान करते मुगलों को। तो औरंगजेब ने 1.5 लाख रुपया जुर्माना लेके छोड़ दिया। तो यूरोपियों के लिए भारत का दरवाजा किसने खोला? वास्को डी गामा ने। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।